जी, तो आप सबको सलाम। और आज की वीडियो जो है वो मैं चाह रहा था कि आप सबको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप एज़ अ स्टूडेंट F1 वीज़ा पे आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, मेरा सारा क्या प्रोसेस था, और अगर कोई आना चाहता है तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करके तो सारा वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है और यहाँ पर आ सकता है। तो सबसे पहले जो है वो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। बेहतर ये होता है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, उनमें अप्लाई करें। उनकी एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेव ऑफ भी कर देती हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, आप स्टेट सिलेक्ट करें, आपने किस स्टेट में जाना है, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखें। तो जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें तो आपने जाके उनके पोर्टल पे अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और फिजिबल भी जो है वो मास्टर्स ही होता है। तो अगर आप पर क्रेडिट आवर देखें तो मास्टर्स के आपको 120 क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ेंगे, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, 4 टाइम्स, आप समझ लें 4 टाइम्स ज़्यादा फ़ीस होगी। यूनिवर्सिटी का आपने जब पोर्टल बना लेना है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे, वो आपने पूरे करने हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, सबसे पहले आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट की वो एवेलुएशन करवाते हैं बेसिकली। वो आप ख़ुद भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको ऑफ़र भी करती हैं, उनकी फ़ीस होती है वो $200 मेरे ख़्याल से फ़ीस है। तो यहाँ पर वो डिफरेंट फ़र्म्स होती हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि किससे आपने जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की इवैल्यूएशन करवानी है। उसके बाद आपने अपना रेज़्यूमे देना है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है नहीं है, जैसा भी रेज़्यूमे है वो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद आपने अपने जो है ना वो प्रोफ़ेसर्स जो आपके बैचलर्स के होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थ्रू पोर्टल करती हैं, कुछ जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। अपने 2-3 प्रोफ़ेसर से आपने बेसिकली लिखवाना होता है कि ये बड़ा अच्छा बच्चा था, इस तरह सारा वो आपको रिकमेंड करेंगे, ये मास्टर्स के लिए अच्छा कैंडिडेट है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन और डिफ़िकल्ट स्टेप होता है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपसे यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि अगर आपका 1 साल का एक्सपेंस है $40,000 या $50,000, तो आपकी मिनिमम $50,000 की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर उसका 1.2 या 1.3x है तो वो बेहतर है। ये स्टेप जो है मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए ज़रा मुश्किल होता है, तो बेहतर ये है कि आप कोई, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको असिस्टेंटशिप भी ऑफ़र कर देती हैं, रिसर्च असिस्टेंट, ग्रेजुएट असिस्टेंट। तो वो अगर आपको मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप वैसे ही मिल जाता है। आपको फिर अपने सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएस में तो आप उनसे एफिडेविट भी ले सकते हैं कि ये हमारे घर रहेगा तो हम इसका ख़र्चा बर्दाश्त कर लेंगे, इसका रहने का, खाने पीने का ख़र्चा हमारी तरफ से है। उससे ये होता है कि आपका केस थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि अगर आपके रिलेटिव्स हैं इधर तो आप पोटेंशियल इमिग्रेंट कंसिडर होते हैं, लेकिन लोगों का मतलब वीज़ा लग भी जाता है लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो बेहतर ये है कि बैंक स्टेटमेंट अपनी अगर आप बनवाएं, अगर तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद अकोमोडेशन सब कुछ मिल गया तो वो सबसे बेस्ट है। आपके I-20 में फिर ज़ीरो अमाउंट आपको चाहिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। लेकिन नॉर्मल केसेस में जो मेजॉरिटी लोग आते हैं तो वो या तो लोन लेते हैं बैंक से, या फिर वो कोई उधार वगैरह करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं। तो आपने बैंक स्टेटमेंट करनी है अपनी। बैंक स्टेटमेंट और ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आइल्स या टॉफल है। वो आपका आइल्स का जो स्कोर है, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 ओवरऑल और मिनिमम 6 किसी में भी ना हो। अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो यूएस के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती है डुओलिंगो। उसकी फ़ीस भी अराउंड $70 है, शायद कि $60 है, काफ़ी कम फ़ीस है, और वो करना भी बहुत ईजी है। घर बैठ के आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने किया डुओलिंगो पर, उनका एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ, वो वैक्सीन्स आपसे डिमांड करते हैं, कोविड की, हेपेटाइटिस वगैरह की, और भी मीज़ल्स वगैरह की, काफ़ी डिफरेंट वैक्सीनेशंस हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो जब आप यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं उसके बाद वो 1-2 वीक्स, 3 वीक्स, महीना भी ले लेते हैं। नॉर्मली महीना लेते हैं वो। आपको I-20 इशू करते हैं। I-20 के बाद आपने सर्विस फ़ी पे करनी होती है। वो यूएस गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, वो होती है अराउंड $350। वो पे करने के बाद आपने जाना है एम्बेसी की वेबसाइट पे। आपने वहाँ पर अपना अकाउंट बना के अपनी डिटेल्स एंटर करके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एम्बेसी की फ़ीस आजकल मेरे ख्याल से अराउंड $185 चल रही है। जो आपका अगला स्टेप है, आपने सर्विस फ़ी पे करनी है। यूएस गवर्नमेंट की वो फ़ीस होती है $350। उसके बगैर आप जो है वो अब अपना इंटरव्यू नहीं कर सकते। ऐसे भी कुछ केसेस है कि लोग सर्विस फ़ी जो है ना वो पे किए बगैर एम्बेसी चले गए और उन्होंने वहीं से उनको वापस भेजा है कि आप अगर अभी 2 घंटे में सर्विस फ़ी पे करेंगे तो आप दोबारा आ जाए, आपका आज ही इंटरव्यू कर लेंगे, वरना आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आएँ। तो सर्विस फ़ी पे करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बगैर आपका इंटरव्यू नहीं होता।
ये एक डिसजॉइंट स्टेप है। इससे आपका जो है ना वो प्रोसेस रुकता नहीं है, क्योंकि I-20 अगर आपको मिल गया आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो कुछ लोग जो खुद से सर्च करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो सर्विस फ़ी पे करना बहुत ज़रूरी है। ये सर्विस फ़ी अगर आप पे नहीं करते तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और आप एम्बेसी तक चले जाएंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू जब वो करेंगे तो उसी टाइम आपको वो बता देंगे कि आपकी सर्विस फ़ी की जो है वो पेमेंट रिसीट के तरह आपका इंटरव्यू नहीं वो लेंगे। तो ये एक डिसजॉइंट स्टेप है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये $350 की फ़ीस है। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पे भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पे पे कर सकते हैं। तो वो पे करनी है आपने। उसके बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और उसकी अलाइड बैंक में फ़ीस जमा होती है पाकिस्तान में। अराउंड $185 उसकी फ़ीस है। वो फ़ीस पे करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है, डेट सेलेक्ट करनी है और आपने इंटरव्यू देने जाना है। उसके बाद अगर आपका वीज़ा लग गया है, फिर आप जो है वो आराम से अपना सारा प्लान करके अपने जो डिग्री की स्टार्ट डेट है, जो क्लासेस की स्टार्ट डेट है, उससे 1 महीना पहले आप आ सकते हैं। मतलब अगर आपकी 5 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आप 5 जुलाई से पहले नहीं आ सकते। 5 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान कभी भी आप यूएस में लैंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट वीज़ा पे, F1 वीज़ा पे ये रूल होता है। ये 3 जो है वो मेन स्टेप्स हैं। आपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके I-20 लेना उनसे, उसके बाद आपने सर्विस फ़ी पे करनी है, उसके बाद आपने अपना इंटरव्यू देना है। और जब आपका इंटरव्यू जो है उसके 3 आउटकम्स हो सकते हैं। नॉर्मली 2 आउटकम्स होते हैं, आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं या आपको वो अप्रूव करते हैं। तीसरा आउटकम मेरे साथ भी हुआ था और भी कुछ लोगों के साथ होता है, आपको वाइट पेपर देते हैं। आपको कहते हैं कि जी ये जाएं, ये एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ आपसे रिसर्च के मुतालिक पूछते हैं, आपके प्रोफेसर के रेज्यूमे मांगते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कहती है एम्बेसी। नॉर्मली एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती, लेकिन कुछ केसेस में मांग भी लेती है। बाय हैंड भी अब उन्होंने मांगनी शुरू कर दी है रिसेंटली। और कुछ केसेस में वो कहते हैं ये पोर्टल पर जमा करवाएं, ऑनलाइन अपलोड करें। मल्टीपल अपने सोर्स ऑफ इनकम, अपना सारा कुछ, अपनी रेज्यूमे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। तो मेरे साथ वो हुआ था, वो मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ लोगों का तो 6 महीने लग जाते हैं, कुछ को साल भी लगता है, 4 महीने, 3 महीने। नॉर्मली मेरा जो है वो 2 से ढाई ढाई महीने के बाद अराउंड वीज़ा आया था। तो ये 3 आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपका रिजेक्ट भी होता है तो इतना मायूस होने वाली बात नहीं है, दोबारा अप्लाई करें। यूएस आपको हर दफ़ा जो है वो नए तरीके से कंसिडर करता है। इनको तो वैसे भी पैसे चाहिए, आप जितनी दफ़ा अप्लाई करेंगे उतनी दफ़ा उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो देखते भी हैं कुछ केसेस में रिजेक्ट करके, विदाउट रीज़न भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये बंदा सीरियस भी है कि नहीं, चांस तो नहीं ले रहा सिर्फ। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कुछ इंडियंस हैं उनका फिफ्थ टाइम में इस तरह वीज़ा लगा है। तो मायूस ना हो, आप दोबारा अप्लाई करें। अगर आप वाकई पैशनेट हैं आने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप करें अप्लाई। और अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर आपका चला जाता है प्रोसेसिंग में 221G, उसकी भी वैसे एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आपने उसके अंदर जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और पेशेंटली वेट करना है। आप महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उनको एक ईमेल रिमाइंडर की कर सकते हैं। मैंने भी एक ईमेल की थी 1 महीने के बाद। तो मैं उसके बाद दोबारा सोचा था अपॉइंटमेंट ले लूँ, लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो सारी डिटेल्स आपको 221G की वीडियो में बताऊँगा मैं। लेकिन आपने जो है वो उनको रिमाइंडर देना है और उसके बाद आप वेट करें तो आपका प्रोसेसिंग में जो वीज़ा है वो आ जाएगा। फिर वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने वेट करना उसके बाद। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए उसके बाद आपने अपनी सारी तैयारी शारी करनी है। और इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या, आपको यहाँ पर चीज़ें लानी चाहिए, आने से पहले क्या करना चाहिए, रूम्स बुक करने का क्या तरीका है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये प्रेटी मच सारा प्रोसेस है, मेजर 3 स्टेप्स हैं। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आपने फिर आने की तैयारी पकड़नी है। तो इंशाल्लाह फिर अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। दूसरी वीज़ा टाइप्स भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और F1 वीज़ा के अंदर एक 221G वाली वीडियो है, वो बताऊंगा मैं आपको। और एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लानी चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, डेली लाइफ के लिए, रूम किस तरह बुक कर सकते हैं आप, अगर आप न्यू जर्सी में आ रहे हैं तो कौन से एरियाज़ अच्छे हैं। तो इस हवाले से सारी जो है ना वो डिटेल्स मैं आपको और वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अगली वीडियोज़ में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।